दोस्तों कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली आप लोग क्लास 10th में पहुंच चुके हैं और आज आप लोगों का क्लास 10th का साइंस का पहला क्लास होने वाला है। और दोस्तों आज हम साइंस के पहले क्लास में जो है साइंस का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर को दोस्तों हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग्स हैं, उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा और उनको दोस्तों मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें अगर रासायनिक समीकरण वाले चैप्टर की, दोस्तों इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन खास दो प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, चलिए दोस्तों मैं लिखकर बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे परिवर्तन कि परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों परिवर्तन निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा भौतिक परिवर्तन। पहला भौतिक परिवर्तन होता है कौन सा परिवर्तन में, पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। ये दोस्तों जो है हमारे पास हेडिंग है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि भौतिक परिवर्तन क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे, तो उन्हीं को दोस्तों हम समझेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो चलते हैं हम अपने पहले हेडिंग पर जो कि है भौतिक परिवर्तन। दोस्तों फाइनली हम लोग आज में अपने पहले हेडिंग की तरफ जो कि दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। आप दोस्तों इसे मैं अगर डायरेक्ट आप लोगों को जो है इसका डिफिनीशन से समझाऊं यानी परिभाषा लिखा के समझाऊं तो वो हो सकता है आपको ना समझ में आए। लेकिन दोस्तों इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको मैं आपको उदाहरण पर समझाऊंगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं। यहाँ पर क्या उदाहरण लेता हूं, यहाँ पर दोस्तों मैं एक उदाहरण लूंगा, उदाहरण नंबर 1। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मैं बात करूं उसका उदाहरण की, दोस्तों आप लोग बर्फ को तो जानते ही होंगे, बर्फ यानी आइस। और जब दोस्तों आप लोग बर्फ को छोड़ देते हैं काफी समय के लिए, या फिर जब आप बर्फ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, यानी क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बर्फ को जब गर्म किया जाता है यानी बर्फ को जब ताप दिया जाता है, यहाँ पर अधिक ताप दिया जाता है तो किसमें बदल जाता है, पानी यानी जल में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, बर्फ पिघलकर क्या बनता है, जल। और बर्फ कब पिघलता है, जब उसे गर्म किया जाता है या उस पर जो है धूप पड़ने लगता है तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। जब उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो पिघल कर क्या बन जाता है, जल बन जाता है। अब बात करें जल की, अब जब बर्फ को गर्म किया तो जल बन गया। अब जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जब जल को दोबारा से ताप देंगे अब दोस्तों क्या बनेगा, वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। यानी यहाँ पर सीधा सीधा उदाहरण बनता है कि बर्फ को गर्म किया गया, जल बन गया, और जल को गर्म किया गया तो वाष्प बदल गया। यानी इसका सीधा सीधा आपको क्या पता चलता है, किसका, देखिए दोस्तों बर्फ कैसे रहता है, बर्फ को आप जिस प्रकार से जमाओगे उस प्रकार से जमा रहता है, मतलब वो ठोस होता है, बर्फ ठोस होता है। इसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे मान लिया जाए बर्फ आपका कुछ इस प्रकार से है, आपका जो आइस क्यूब है वो इस प्रकार से है। अब जब इस बर्फ को आप लोग गर्म करेंगे तो पानी बन गया, और पानी का कोई आकार नहीं होता। यानी पहले बर्फ कैसे था उसको पिघला दिया गया, अब जल बन गया। अब जल को आप गिलासा में भी रख सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर गिलास का मतलब मैं एक गिलास बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, गिलास में भी रख सकते हैं और आप इसे बड़े से बर्तन में भी रख सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसका कोई आकार नहीं है। आप चाहे इसे गिलास में रखें, आप चाहे इसे बड़े बर्तन में रखें, ये उसी का आकार ले लेगा। उसके बाद में दोस्तों बात करें वाष्प की। अब आप लोग सोच रहे होंगे नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं कैसे। जब दोस्तों देखे होंगे आप लोग जब सुबह खाना बनाते हैं, और जैसे जब आप लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर चावल को बनाते हैं तो इसमें आप लोग चावल को अंदर रख देते हैं और गैस चालू कर देते हैं। अब वो जब गर्म होने लगता है तो उसके ऊपर यदि किसी चीज से ढक देते हैं तो उस पर आप लोग कुछ समय बाद जब उस ढक्कन को उठाएंगे तो उस पर पानी की बूंदें लगी रहती है। अब वो पानी की बूंदें कैसे आ जाती है, ऊपर कैसे आती है, नीचे जल रहता है, जल को ताप दिया जाता है, वाष्प बन जाता है और आके इसमें जो है फंस जाता है और बाहर नहीं जा पाता, इस पे अटक जाता है। और
अब बात करें, आप लोग सोच रहे होंगे लेकिन वहां पर तो वाष्प होना चाहिए, वहां पर जल कैसे दिखता है? तो पुनः जब हम वाष्प को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यानी जब हम जल को गर्म करेंगे यानी ताप देंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प को जब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, जल बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है बर्तन के ऊपर बूंदे आ जाती है, जाता है तो वहां पर जब ठंडा होने लगता है वाष्प तो वो धीरे धीरे पानी बनने लगता है, और वही पानी हमारा जो है ऊपर उस पर दिखता है बर्तन पर। उसके आगे है, जब जल को हम ठंडा करेंगे यानी फ्रिज में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी हमारे पास भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसके आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, इसकी अवस्था भी बदल गई और इसका रूप भी बदल गया। लेकिन क्या इसका जो है रासायनिक समीकरण बदला, रासायनिक संगठन बदला? नहीं बदला। कैसे? आप लोग दोस्त जानते होंगे बर्फ में क्या रहता है, पानी ही जब हम ठंडा कर देते हैं तो बर्फ बन जाता है, और इसी जब पानी को जब दोस्तों हम और गर्म कर देते हैं तो वाष्प बन जाता है, और ठंडा कर देते हैं तो वही जल बन जाता है। यानी उसका जो है रूप बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है, आकार बदल जाता है। लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, और इसमें भी वही है। यानी उसका रासायनिक संघटन नहीं बदलता है, केवल रूप, आकार, अवस्था बदलता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी इसका जो है परिभाषा कैसे बनेगा, तो इसका परिभाषा बनेगा जब किसी पदार्थ का आकार, अवस्था या रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन उसका रासायनिक संघटन नहीं बदलता है। इसी प्रकार से इसका जो है डिफिनीशन। अब चलिए हम इसका आपको डिफिनीशन लिख के अच्छे से बताते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम इसका क्या समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। इसको आपको जो है परिभाषित कैसे करना है, यानी जैसे आपसे कोई उदाहरण तो पूछेगा नहीं, कोई भी पूछेगा आपसे सीधे भौतिक परिवर्तन क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप यही जवाब देंगे। क्या देंगे? जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार, रूप, अवस्था बदलता है लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलता है तो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी यहाँ पर हमारा परिभाषा क्या बना कि जिस परिवर्तन में पदार्थ का केवल आकार, रूप, अवस्था बदलता है लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये हमारा क्या बना, परिभाषा बन गया। इसी प्रकार से वही तो उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, उदाहरण वही हो जाएगा जैसे बर्फ का जल बनना या फिर जल से बर्फ बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि केवल उसमें आकार और रूप और अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। जैसे बर्फ ठोस था तो उसकी अवस्था क्या बना, बर्फ की अवस्था ठोस, लेकिन जल की अवस्था क्या बना, द्रव अवस्था हो गया। यानी अवस्था भी बदल गया, रूप भी बदल गया और उसका आकार भी बदल गया। कैसे? जैसे बर्फ ठोस था, इस प्रकार से था, आइस क्यूब था, और जब वो जल बना तो आप उसे किसी भी बर्तन में रखेंगे वह वही आकार ले लेगा। लेकिन बर्फ ठोस होता है, आप उसे किसी भी बर्तन में डाल देंगे उसका आकार जैसा है वैसा रहेगा, जब तक वह पिघल कर पानी नहीं बन जाएगा तब तक। तो इसी प्रकार से ये हमारा था भौतिक परिवर्तन। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। तो हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है, जिस परिवर्तन में केवल पदार्थ का आकार, रूप, अवस्था बदलती है लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब ये तो था भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? जैसे मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मैंने कहा बर्फ से जल बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं कि दूध से दही बनना, मैं आपसे पूछ रहा हूं दूध से दही बनना, यह कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना यह कैसा परिवर्तन है? तो मैंने यहां पर कहा कि बर्फ को जल बनाया जा सकता है और जल को बर्फ बनाया जा सकता है। यानी ये अब क्रिया दोनों तरफ हो रहा है। यानी बर्फ से हम जल बना सकते हैं और जल को पुनः बर्फ बना सकते हैं। लेकिन हम बात करें दूध से दही बनने की, बात करें दूध से दही बनने की, तो क्या एक बार दूध को दही बनाने के बाद में दही से दूध बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, आप कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये कौन सा क्रिया होगा? तो ये होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। सॉरी दोस्तों, आप क्रिया नहीं परिवर्तन, तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूं,
जैसे दूध से दही बनना, ये कैसा परिवर्तन है? तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बनाने के बाद में दही से पुनः दूध बनाया नहीं जा सकता। तो अब चलिए हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ, जो कि है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो मैंने बताया, पहला उदाहरण क्या बताया आपको? अभी बताया। क्या बताया? दूध से दही बनना। दूध से दही बनना, यहां पर मैंने पहला उदाहरण लिया, दूध से दही बनना। अब दोस्तों दूध को दही बनाने के बाद में दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। कि बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इसका जो है परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, पहले आप उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे दूध से दही बनना, लकड़ी का जलना। दूसरा हमारे पास उदाहरण है लकड़ी का जलना। क्या बनेगा? लकड़ी का जलना। क्या जब आप एक बार लकड़ी को जला देंगे तो क्या पुनः राख से लकड़ी को बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं बताइए? नहीं बना सकते ना। तो यानी यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा? जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर क्या बनेगा? रासायनिक परिवर्तन बनेगा, क्योंकि वहां पर बर्फ से जल और जल से बर्फ बन रहा था, यानी यह क्रिया दोनों तरफ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बार लकड़ी को आप जला देंगे तो राख से आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते। एक बार जब आप दूध को दही बना देंगे तो दही से दूध नहीं बना सकते। उसके बाद में और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जंग का लगना, लोहे में जंग लगना, वही जंग का लगना। आप लोग जानते होंगे जब कोई भी लोहे का वस्तु होता है उसे आप नमी में फेंक दीजिए, आप लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद वो उस पर जो है जंग लग जाएगा, यानी जंग का लगना। हमारे पास तीसरा उदाहरण ये बन गया। तो क्या लकड़ी को जलाने के बाद में दोबारा लकड़ी बनाया जा सकता है? नहीं। तो इसका परिभाषा कैसे बनेगा? इसका परिभाषा बनेगा कि, तो दोस्तों अब आपको रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा कैसे लिखना है चलिए ये बता दूं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा इसका? जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। वहां पर रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बदल रहा है। तो क्या बना परिभाषा? जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है, यानी एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब नया पदार्थ कैसे बन जाता है ये बता दूं। जैसे दूध से दही बन गया, तो दही क्या है? नया पदार्थ है। उसके बाद में लकड़ी को जब हमने जला दिया तो क्या बन गया? राख बन गया। राख क्या है? एक नया पदार्थ ही है। तो कैसे बनेगा इसका जो है उदाहरण? जैसे दूध से दही बनना, वो तो उदाहरण हो गया। तो इसका परिभाषा है जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब आप लकड़ी को जला देंगे वो जल जाएगा तो राख बन जाएगा। अब राख से लकड़ी नहीं बनाया जा सकता, यानी वह नया पदार्थ बन गया। लेकिन जब हम जल को मतलब जो है बर्फ को जल बना रहे थे, तो क्या जल और बर्फ अलग अलग होता है? उसका ना तो टेस्ट बदलेगा, उसका केवल आकार बदलेगा, रूप बदलेगा, अवस्था बदलेगा, रासायनिक संगठन तो वही रहेगा ना। मतलब वो भी पानी है और बर्फ भी पानी था। समझ गए आप लोग? बर्फ भी पानी ही है और वाष्प में भी क्या है? पानी ही है। जैसे पानी का सूत्र होता है H2O, पानी का सूत्र होता है H2O, तो बर्फ भी H2O ही था और वाष्प भी H2O ही है। यानी उसका रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर रासायनिक संगठन जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बचता है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ये दो हेडिंग दोस्तों जो है इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं। तो वो दोनों हेडिंग दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा कल वाले वीडियो में, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। यानी इसके आगे जो हेडिंग बच गए हैं उन्हें हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यही रोकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।